हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइसोसोम। लाइसोसोम का पार्ट 1 जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं पार्ट 2 के अंदर लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगी। उससे पहले कि सेल बायोलॉजी के अंदर हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस ली है, लगभग 30 क्लासेस, और उन 30 क्लासेस के अंदर हमने कितना कवर किया है देख लेते हैं। 25 क्लासेस होगी ना, 30 तो क्या ही होगी, 25, 20 से 25 क्लासेस जो होगी उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है वो देख लेते हैं। तो सेल बायोलॉजी का ये सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर पढ़ता है सेल थ्योरी, जो हमने पढ़ लिया है, और इट्स मॉडर्न इंटरप्रेशन, ये भी हमने पढ़ लिया है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, ये भी हमने देख लिया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिट सेकंड के अंदर हमने देखा था कि वेरियस पोडल हाइपोथेसिस इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमने जो भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो भी मॉडल्स दिए गए उनके बारे में पढ़ा था, जैसे ओवरटन का पढ़ लिया, डेनियल और डेवसन का भी पढ़ा, रॉबर्टसन का भी पढ़ा, और फ्लूइड मोजेक मॉडल जो कि निकोलसन और सिंगर ने दिया था वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखे थे, और साथ में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया। सेल साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोर और बेसल बॉडी भी हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर एक टॉपिक बाकी रह गया है हमारा सेल साइकिल, जो कि मैं लाइसोसोम की जस्ट बात करवा दूंगी। उसके बाद तो थर्ड यूनिट के अंदर हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, थर्ड यूनिट पूरी हमारी बाकी, अभी तक इसमें तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो थर्ड यूनिट और पढ़नी है, सेल साइकिल और पढ़ना है। उसके अलावा यूनिट फोर्थ के अंदर ने राइबोसोम पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों पढ़े हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ और स्मूथ दोनों ही बारे में पढ़ लिया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के फंक्शन जो थे उसके अंदर ही कवर कर लिया था। उसके अलावा यूनिट थर्ड के अंदर हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी कवर कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी और कंसेप्ट ऑफ गल दोनों ही पढ़ लिया। गल सिस्टम के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया, और गोल्जी के फंक्शन और स्ट्रक्चर भी हमने देख लिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके हैं। पर ऑक्सीसोम हमारा रह गया है, तो एक और सेल ऑर्गेनेल बाकी है, वो कौन सा है? पर ऑक्सीसोम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के स्ट्रक्चर और टाइप के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे 4 प्रकार होते हैं, तो इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। तो चारों प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बस इसके फंक्शन जो है वो आज की क्लास में कर लेंगे, तो ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा। कल पैरोक्सिसम कर लेंगे, उसके बाद सेल साइकिल करेंगे, फिर देन हम कौन सा यूनिट करेंगे? यूनिट नंबर 3, जो हमारा पूरा की पूरा बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम क्या करता है? हमें पता है कि लाइसोसोम के अंदर एक ऐसा पाउच है जिसके अंदर कई सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि क्या काम करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सेल जो है, कोशिका जो है, उसका डाइजेशन किस तरह का हो सकता है? या तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो सकता है। कोशिका के बाहर पाचन होना एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहलाता है, और कोशिका के अंदर पाचन होने की क्रिया को इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। चलिए नोट्स में देखते हैं कि कोशिका बाह्य पाचन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पहला इसका काम है। लाइसोसोम द्वारा कोशिका के बाहर एंजाइम स्रावित कर बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन कर दिया जाता है। जंतुओं के शुक्राणु स्पर्म में एक्रोसोम तथा अस्थिजनन ओस्टोजेनेसिस में लाइसोसोम बाह्य पाचन का उदाहरण है। अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हो, तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, पेपर 3 ही है, सेल बायोलॉजी के बाद जो पेपर 3 है बीएससी का, वो एम्ब्रियोजेनेसिस है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि वहां पर हम स्पर्म और एग का इंट्रैक्शन देखते हैं। वहां पर जो स्पर्म होता है, स्पर्म के ऊपर वाली जो टोपी समान संरचना होती है उसको एक्रोसोम कहते हैं, और ये एक्रोसोम जो होता है, इसके ऊपर एक कैप होती है, और इस कैप से स्पर्मिलिन नामक जो पदार्थ होता है उसको सिक्रेट किया जाता है, जो कि एग की मेम्ब्रेन जो होती है उसको गलाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बाहर
की तरफ पाचन कर रहा है। अपने शरीर के अंदर से स्पर्म जो होता है अपने अंदर से एंजाइम को सिक्रेट करता है, और वो उससे क्या होता है कि ई मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में हम देख पाते हैं कि किस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे कि नोट्स में भी लिखा हुआ है, एक्रोसोम के एंजाइम अंड कोशिका झिल्ली एक मेम्ब्रेन को गलाकर शुक्राणु को अंडे में प्रवेश करा देते हैं। इस प्रकार लाइसोसोम निषेचन में भी फर्टिलाइजेशन में भी सहायता करते हैं। लाइसोसोम स्वतः भक्षण ऑटोलाइसिस की क्रिया द्वारा स्वयं कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य संरचना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया आदि का भक्षण करते हैं। हमें पता है कि जब जैसे ही कोशिका जो होती है, जैसे ही किसी कोशिका के अंदर या तो बहुत ज्यादा वो वृद्ध हो गई है, ओल्ड हो गई है, या फिर उसके अंदर कोई हानिकारक है, या फिर कोई ऐसा संक्रमण इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से इस कोशिका का मरना जरूरी है, तो उस टाइम पर जो लाइसोसोम होते हैं वो फट जाते हैं। लाइसोसोम के फटने से उसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो कि कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनका भी पाचन करके कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बे के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ देखा गया है कि जैसे कि यहाँ पे कुछ इंटेक हुआ है, इंटेक होने की वजह से क्या हुआ कि लाइसोसोम जो है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं, ये लाइसोसोम फट जाता है और पूरी की पूरी कोशिका को रप्चर कर देता है। लाइसोसोम के फटने से सारे एंजाइम जो होते हैं पूरी कोशिका के अंदर बिखर जाते हैं और इस तरह से पूरी कोशिका ही नष्ट कर दी जाती है लाइसोसोम के द्वारा। यह प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों, भूख, क्षति, ऋण अवस्था, अघात में अधिक होती है। सामान्यतः वृद्ध व अक्रिय कोशिकाओं का पाचन करता है। लाइसोसोम ज्यादातर जो भी वृद्ध हो रखी है, ओल्ड जो सेल्स है उनका, और जो कि इनएक्टिव कोशिका है उन्हीं का ज्यादातर पाचन करता है। अंतर कोशिकीय पाचन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन से लाइसोसोम बाह्य वातावरण से कोशिका के भीतर प्रवेश हुए पदार्थों का पाचन करता है। यहाँ पर दो क्रियाएं देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है एंडोसाइटोसिस और एक क्रिया देखने को मिलती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर वापस से दो क्रिया देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलती है फेगोसाइटोसिस और एक देखने को मिलती है पिनोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस के अंदर तो क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका डाइजेशन किया जाता है, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कोशिका के अंदर लिया जाता है, फेगोसोम का फॉर्मेशन किया जाता है और उसका डाइजेशन किया जाता है। और पिनोसोम्स के द्वारा फिनोसाइटोसिस के द्वारा पिनोसोम का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं उनका सेल के द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है और फिर उससे पिनोसोम का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से पिनोसोम जो होते हैं लाइसोसोम से फ्यूज्ड हो जाते हैं और उसका पाचन हो जाता है। अब जो भी बचा हुआ भोजन है उसमें से जो पचित भोजन है जिसका यूज है वो तो ले लिया जाता है, और जो अपचित भोजन होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रेड्यूसल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो रेजिडुअल बॉडी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से जाके चिपक जाती है और अपने अंदर जो भरा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको प्लाज्मा झिल्ली के जरिए बाहर निकाल देती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो दोनों ही प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पाचन देखने को मिलता है कोशिका के अंदर। और इसमें कौन मदद करता है, लाइसोसोम हेल्प करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के पास ही क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल या फिर कोई सा भी पार्टिकल फूड भोजन जो है वो आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना अंतर्वलन हो जाता है भोजन पार्टिकल को देख के, और फिर आगे जाकर फूड वेसिकल्स में बदल जाती है। फिर लाइसोसोम जो होता है वो आके इससे फ्यूज हो जाता है। दोनों के फ्यूजन से क्या होता है, एंडोलाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, और लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है भोजन के कणों का। ये क्रिया जो होती है मैंने अभी बताया, एक तो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों के द्वारा देखने को मिलती है। जैसे कि हम नोट्स में पढ़ते हैं, फेगोसाइटोसिस तथा पिनोसाइटोसिस द्वारा ठोस व तरल पदार्थ क्रमशः प्लाज्मा झिल्ली द्वारा अंतर्वलित हो फेगोसोम बनाते हैं। तत्पश्चात फेगोसोम प्रारंभिक लाइसोसोम से संयुक्त होकर द्वितीयक लाइसोसोम बनाते हैं।
जिसमें बाह्य ठोस कणों का पाचन होता है। पचित पदार्थों का कोशिका अवशोषण के बाद अपचित भोजन अवशिष्ट पिंड के रूप में कोशिका से बाहर निकल जाता है। अभी मैंने बताया था अवशिष्ट पिंड के रूप में कोशिका से बाहर निकल जाता है। जैसे कि हम देखते हैं फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया, तो जैसे कि यहाँ पर एक कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या होगा, ठोस सॉलिड पार्टिकल होगा, इसका क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इनग्लफ किया जाएगा और क्या बन जाएगा, फेगोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर लाइसोसोम इससे फ्यूज हो जाएगा, फेगोलाइसोसोम मतलब सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा और फिर क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। और जो पाचन हो चुका है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिडुअल बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो शरीर से, कोशिका के शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ डायग्राम से भी अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस कैसे होती है। फिर हम बात करते हैं कि लाइसोसोम में डीएनए एंजाइम द्वारा गुणसूत्रों में विभिन्नताएं उत्पन्न करने से कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है डीएनए एंजाइम। अब ये जो डीएनए एंजाइम है वो क्या करता है, न्यूक्लियस में जाकर जो डीएनए हमारा है उसके ऊपर वर्क करता है, जिससे क्या होता है कि आने वाली संतति में विभिन्नता देखने को मिल जाती है, जिससे कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम, यहाँ पर जो लाइसोसोम से होने वाली डिजीज जो है उनका भी हम एक अलग से वीडियो बनाकर कवर कर लेंगे, क्योंकि लाइसोसोम और उसकी डिजीज भी अगर हमारे सिलेबस में नहीं भी दे रखी तो भी पूछी जा सकती है। तो कल की क्लास में मैं लाइसोसोम से होने वाली डिजीज को भी कवर कर दूंगी। लाइसोसोम के एंजाइम भयानक रोगाणु से भी रक्षा करते हैं। जब एक जीवाणु श्वेत रक्त कणिका में प्रवेश करता है तब श्वेत रक्त कणिका WBC व्हाइट ब्लड कार्पोलस से कई लाइसोसोम टूटकर विकर को मुक्त कर देते हैं तथा जीवाणु नष्ट हो जाता है तथा लाइसोसोम व मृत श्वेत कणिकाएं पस के रूप में बाहर विसर्जित हो जाती हैं। इस प्रकार लाइसोसोम शरीर के संरक्षणात्मक अंगों का कार्य करते हैं। जैसे कि अभी अपने पढ़ा था कि फेगोसाइटोसिस, उसके अंदर क्या हुआ था कि जीवाणु जो थे वो प्रवेश करते हैं और एक सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में, और जीवाणु का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद ये लाइसोसोम, कौन सा लाइसोसोम है, ये रिड्यूसल बॉडी है। ये रिड्यूसल बॉडी जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज होने के बाद जो भी इसका पचित भाग है, चाहे वो लाइसोसोम के एंजाइम्स हो और क्या है, बैक्टीरिया है, वो जो दोनों होंगे वो पस के फॉर्म में बाहर निकाल दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही सेल जो होती है उसकी एज में वृद्धि होती है, सेल की कोशिका की जो एज है उसमें वृद्धि होती है, वो ओल्ड हो जाती है, तब क्या होता है, लाइसोसोम जो होते हैं वो फट जाते हैं और पूरी कोशिका का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार विदीर्णावस्था में आने पर स्वयं मरने के साथ साथ सभी कोशिकीय घटकों का भी पाचन कर देता है, एपोप्टोसिस करवा देता है सेल की। तो हमने देखा कि लाइसोसोम जो होते हैं वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकता है, एक तो कर सकता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और एक कर सकता है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के अंदर क्या करता है, ये कोशिका के बाहर ही कोशिका के बाहर कुछ एंजाइम का स्राव करता है, जिससे कि बाहरी पदार्थों का पाचन हो जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था स्पर्म के एक्रोसोम का। फिर इसके बाद इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में हमने दो स्टेप देखे थे, एक तो होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो होता है वो अगेन दो टाइप का होता है, एक तो होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जैसे फेगोसाइटोसिस में किसी बैक्टीरिया को इनक्लव करता है और बैक्टीरिया का पाचन होने के बाद जो बचा हुआ लाइसोसोम और बैक्टीरिया है अपचित, उस बैक्टीरिया को एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके अलावा लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम के पास डीएनए एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से वो कई सारी डिजीज कॉज करने में मदद करता है। इस प्रकार हमने लाइसोसोम के फंक्शंस देखे। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।